बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक केस डिस्कस करेंगे आर्टेरियल फिब्रिलेशन, यानी कि पेशेंट जो है कि ईआर में कैसे प्रेजेंट करता है आर्टेरियल फिब्रिलेशन के साथ, उसको हम आज देखेंगे डिटेल में। अच्छा, आज की स्लाइड में आज की इस लेक्चर में हम एक केस डिस्कस करेंगे आर्टेरियल फिब्रिलेशन के साथ पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है और इसकी हिस्ट्री क्या है। जैसे ये केस देखें, एक 70 ईयर ओल्ड फीमेल, इसकी प्रीवियस हिस्ट्री है स्ट्रोक की, रिसेंट हिस्ट्री है PCA2 और 90 ml क्रिटिनल क्लियरेंस है उसकी। ईआर में प्रेजेंट किया है पल्पिटेशन के साथ फॉर 2 वीक्स। PCA2 का मतलब है कि उसकी एंजियोप्लास्टी हुई है एलईडी की, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में स्टेंट डाला उसको, और प्रीवियस हिस्ट्री है स्ट्रोक की और 90 ml/ml क्रिटिनल क्लियरेंस जो नॉर्मल है, और ईआर में प्रेजेंट किया है पल्पिटेशन के साथ फॉर 2 वीक्स। अब हम देखते हैं कि इसकी ईसीजी में क्या फाइंडिंग आएंगी। सबसे पहले तो आपने देखना है कि ईसीजी में रिदम रेगुलर है कि नहीं है। अब देखेंगे इसमें आपको पी वेव नहीं मिल रही। ए फिब जब भी आपने मेंशन करना है तो उसमें पी वेव नहीं होगी, यानी कि रिदम जो है आर्टरी से जनरेट नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब है कि इसमें रिदम नहीं है इसलिए ईसीजी में। इसको हम इसलिए कहते हैं आर्टेरियल फिब्रिलेशन। और इसमें फिर हमने देखना है कि इरेगुलर रिदम है इसमें, पी वेव। अच्छा, आज के इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं वो जो आप लोगों के लिए वो ये हैं, व्हाट आर द ईसीजी फाइंडिंग एंड डायग्नोसिस, व्हाट इज द रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन, व्हाट आर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड, व्हाट इज द मैनेजमेंट प्लान। ये 4 चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है स्टेप वाइज। अच्छा, आज की ये जो वीडियो हमने लेक्चर देखा है इसमें अपने सबसे पहले क्वेश्चन था कि व्हाट आर द ईसीजी फाइंडिंग एंड डायग्नोसिस। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था पहले कि इरेगुलर रिदम, नो पी वेव, नैरो क्यूरस कम्प्लेक्स। इसका हम जब ए फिब होगा तो हम वेंट्रिकल रेट लिखेंगे ग्रेटर देन 140, क्योंकि हमने क्यूरस कम्प्लेक्स जो है ना काउंट करने हैं 30 लार्ज बॉक्सेस में। और इसका डायग्नोसिस क्या होगा, आर्टेरियल फिब्रिलेशन विद रैपिड वेंट्रिकुलर रेट। इसका हमने रेट रखना होता है 110, लेकिन इसका देखिए 140 है बीट पर मिनट। तो इसको हम कहते हैं एफिब विद रैपिड वेंट्रिकुलर रिस्पांस। अब एक क्राइटेरिया है जो हम डिस्कस करेंगे एंटी कोगुलेशन के लिए एफिब पेशेंट में, उसको हम कहते हैं चैडविक स्कोर सिस्टम। उसमें आपने कौन से रिस्क फैक्टर देखने होते हैं, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, एज ग्रेटर देन 75, डायबिटीज, स्ट्रोक, ट्रांजिट इस्केमिक स्ट्रोक, वैस्कुलर डिजीज, एज 65 to 74, फीमेल सेक्स। अभी आप देखें कि इसके ना एज और स्ट्रोक के जो स्कोर है 2 है, बाकी सबका 1 है। अब इसमें देखें, इसमें क्या है, आपको एक तो आपको एज मिल रही है ग्रेटर देन 70, तो उसका हो गया स्कोर 1, और दूसरा फीमेल सेक्स है 2 हो गया, यानी 2 स्कोर हो गया, और प्रीवियस हिस्ट्री स्ट्रोक भी है तो 2 स्कोर है, तो कितना हो गया आपके पास 4। और बस 4 से 5 इसका चैडविक स्कोर सिस्टम मिल रहा है। तो फीमेल में जब इतना स्कोर आ जाए ग्रेटर देन 3 या 3 आ जाए तो हमने उसको एंटी कोगुलेट करना होता है। ये याद रहेगा कि यानी फीमेल में 3 स्कोर आ जाए तो आपने एंटी कोगुलेट स्टार्ट करना होता है, और मेल में 2 स्कोर है। फीमेल में 3 इसलिए क्योंकि फीमेल सेक्स की वजह से भी ना एक स्कोर हम ऐड करते हैं उसको, इसलिए हम उसको 1 स्कोर देते हैं फीमेल सेक्स की वजह से। अभी आपने हैश ब्लड आइटम को ना इसको अभी छोड़ दें, ये ब्लीडिंग के लिए होता है कि ब्लीडिंग रिस्क फैक्टर क्या है इस पेशेंट में ना, उसमें अपने हाइपरटेंशन, रेनल, लिवर फंक्शन, स्ट्रोक, ब्लीडिंग टेंडेंसी, आईएनआर देखना होता है, एज देखनी होती है, पिछली हिस्ट्री देखनी है ड्रग अल्कोहल की। इसके मुताबिक भी आपने इसका देखना है कि इसमें ब्लीडिंग की रिस्क फैक्टर कितने हैं। अब इस पेशेंट में ना एफिप के पेशेंट में इन्वेस्टिगेशन कौन सी रिक्वायर्ड होती है। सबसे आपने पहले ईसीजी करानी है कंफर्म करने के लिए एफिप है,
फिर आपने सीबीसी देखने, क्योंकि इसके मुख्तलिफ काजेज है ना, यानी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। सीबीसी में देखना है आपने, टीएलसी देखना है इसका, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन में देखनी है, इन्फेक्शन के एलिमेंट रूल आउट करना है आपने। एलएफटी जैसे अल्कोहल रिलेटेड है तो एलएफटी देखना है। टीएफटीज हाइपोथायराइडिज्म मेन काज है, वो भी देखनी है आपने। बीएनपी देखना है आप पेशेंट ओवरलोड में तो नहीं है, आपका पुल्मोनी एडिमा में तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने देखी है। ट्रोपोनिन आपने रूल आउट करना है कि इस्कीमिक तो नहीं है, यानी कि ट्रोपोनिन लेवल अप कराएंगे तो हमने रूल आउट करना है कि इसमें इस्कीमिक हार्ट डिजीज तो नहीं हुआ, यानी कि एमआई तो नहीं हुआ पेशेंट को, एमआई की वजह से भी एफिब हो सकता है। फिर चेस्ट एक्सरे में आपने देखने हैं पल्मोनी कंजेशन तो नहीं है, कार्डियोमेगाली तो नहीं है। एकोग्राम देखना है आपने, उसमें आपने चैम्बर साइज, वेल्वुलर फंक्शन, वेल्वुलर हार्ट डिजीज तो नहीं है, जैसे रोमेटिक हार्ट डिजीज है, इन्फेक्टिव हार्ट डिजीज है, इनको आपने रूल आउट करना है वेल्वुलर हार्ट डिजीज के एकोकार्डियोग्राम में। तो होटल मॉनिटरिंग के लिए आपने देखना प्रॉक्सिमल एफिब तो नहीं है, यानी कि प्रॉक्सिमल वो होता है कि जो खुद ही टर्मिनेट हो जाता है, उसमें कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है आपको। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस पेशेंट का मैनेजमेंट प्लान कैसे हम करते हैं जब पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है इमरजेंसी में आर्टेरियल फिब्रिलेशन के साथ, क्योंकि इसमें बहुत से मेडिकल स्टूडेंट पीजीआर कंफ्यूज होते हैं कि इसको हम कैसे मैनेज करें, और मोस्टली पेशेंट ना गलत मैनेज हो रहे होते हैं ईआर में। सबसे आपने जब पेशेंट आपके पास आया आपने ईसीजी करवा ली, ईसीजी में एफिब कंफर्म हो गया, फिर आपने देखना है कि पेशेंट हीमोडायनामिक स्टेबल है कि नहीं। उसमें क्या देखना है, पेशेंट शॉक में तो नहीं है, वाइटली स्टेबल है, बीपी वगैरह ठीक है उसका, सिनपी वगैरह तो नहीं है पेशेंट को। और दूसरा ये असेस करके आपने फिर आपने मैनेजमेंट प्लान डिसाइड करना है। इफ़ तो पेशेंट अनस्टेबल है तो आपने इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करनी है इमीडिएट, यानी शॉक देना है पेशेंट को। अगर पेशेंट स्टेबल है यानी वाइटली स्टेबल है, फिर आपने ड्यूरेशन देखना है कि पेशेंट की जो एफिब है लेस देन 48 आवर है या ग्रेटर देन 48 आवर है। अगर तो लेस देन 48 आ रहा है ना, तो आपने रिदम कंट्रोल की तरफ जाना है, ठीक है। रिदम कंट्रोल में यानी पी वेव आनी चाहिए पेशेंट में। उसके लिए कौन सी ड्रग्स है, अमाइड्रॉन, सोटालोल वगैरह, और प्लस माइनस एंटीकोगुलेशन, ये हमने डिसाइड करना है एंटीकोगुलेशन चैडविक स्कोर सिस्टम पे, ठीक है। उसमें आपने अगर तो 2 है मेल में तो एंटीकोगुलेट, अगर 3 है फीमेल में तो एंटीकोगुलेशन करनी है आपने। और इसका फिर अगर तो है कि ग्रेटर देन 48 आवर में प्रेजेंट किया है तो इसमें आपने रेट कंट्रोल को प्रेफर करना है, और इसकी तरह प्लस माइनस एंटीकोगुलेशन है। और एंटीकोगुलेशन कौन कौन सी ड्रग्स हैं, एपिक्साबैन, रिवरेक्साबैन, इसकी डोजेज डिफरेंट है, इसको हम अलग एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपने इतना याद रखना है कि जब रिदम कंट्रोल में लेस देन 48 आवर में हमने रिदम कंट्रोल करना है, और ग्रेटर देन 48 आवर के साथ प्रेजेंट किया है तो आपने प्रेफर रेट कंट्रोल करना है। और अच्छा, अगर तो पेशेंट है फ्लूइड ओवरलोड में यानी पल्मोनरी एडिमा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ प्रेजेंट करेगा पेशेंट, उसमें आपने स्टेबलाइज करना है, डायूरेटिक भी देना है, और कंजेस्टिक हेड फेलियर को भी ट्रीट करना है आपने। फिर आपने देखना है कि पेशेंट के एड्रेस रिवर्सिबल, आपने जो लैब्स करवाई है इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं या थायरोटॉक्सिकोसिस, टीएफटी डिरेंज नहीं, आपने उनको भी ट्रीट करना है। जैसे हमने इस हिस्ट्री में देखा कि पेशेंट की पीसी2 ऑलरेडी हुई है, अब इसको कैसे मैनेज करना है। अब ये मैनेज करके आपने फिर आपको इसको होम मेडिकेशन में आपने ओरल एंटीकोगुलेंट जो पिक्साबैन या रिवारेक्साबैन में से देना है, प्लस क्लोपिडोग्रिल, ये इनिशियली थ्रू 1 to 3 मंथ के देना है, ये दोनों कंबाइन। फिर आपने अलोन देनी है नोवल एंटीकोगुलेंट, पिक्साबैन, रिवारेक्साबैन, ये सिर्फ अलोन देनी है लॉन्ग टर्म, ठीक है। अगर तो लॉन्ग टर्म एंटीकोगुलेट करना है तो इसका चैडविक स्कोर सिस्टम ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। ये मैनेजमेंट प्लान है टोटल, इसमें जो इसी को आपने फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपके लिए कंफ्यूजन नहीं होगी। इस टेबल में शो किया गया है कि आपने रेट और रिदम कंट्रोल कैसे मैनेज करना है, यानी किस पेशेंट में आपने प्रेफर करना है कि रेट कंट्रोल, किस में प्रेफर करना है कि रिदम कंट्रोल। कंट्रोल में आपने वेंट्रिकल रेट कंट्रोल करना है जिसका हमने टारगेट रखना है 110 बीट्स पर मिनट, और रिदम में आपने रिस्टोर साइनस रिदम यानी पी वेव आनी चाहिए। अब रेट कंट्रोल के लिए ड्रग्स कौन सी हैं, बीटा ब्लॉकर हो गया, मिरोल,
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वर्पामिल वगैरह, डिजॉक्सन। इसी तरह रिदम कंट्रोल कौन सी ड्रग्स है, अमाइड्रोन, फ्लेक्सिनाइड वगैरह, फ्लेकेनाइड वगैरह। अच्छा, पेशेंट कौन से रेट कंट्रोल के लिए हैं, जो क्रोनिक एफिब के साथ हैं या एसिम्टोमेटिक साथ, यानी जिनका पहले कोई रोमैटिक हार्ट डिजीज की वजह से एफिब पुराना चल रहा है तो उसको हम सिर्फ रेट कंट्रोल करेंगे, और जिनका न्यू ऑनसेट है या सिम्टोमेटिक है उसमें हमने रिदम कंट्रोल करना है। और रेट कंट्रोल हम प्रेफर करेंगे एल्डरी पेशेंट में, और रिदम कंट्रोल जो है ना प्रिकॉशन के साथ हम करेंगे एल्डरी पेशेंट में। कार्डियोवर्जन जो हमें रेट कंट्रोल में नीडेड नहीं होती, रिदम कंट्रोल में नीडेड होती है। इस एंटी कोगुलेशन ये हमने ऑन बेस ऑफ रेट कंट्रोल में चैडविक स्कोर सिस्टम में, और जब रिदम कंट्रोल करना है तो आपने प्री और पोस्ट कार्डियोवर्जन करनी है, प्री और पोस्ट कार्डियोवर्जन के एंटी कोगुलेशन करनी है। ये 4 वीक्स के लिए आपने करनी होती है, प्री एंड पोस्ट, जब रिदम कंट्रोल करना है आपने। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया डिटेल में एफिब कैसे प्रेजेंट करता है इमरजेंसी में, हम इसके लिए हमने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करानी है, इसको मैनेज कैसे करना है, इसके एंटी कोगुलेशन के डिसाइड कब करना है आपने अकॉर्डिंग टू चैडविक स्कोर सिस्टम, फिर स्टेप वाइज मैनेजमेंट। उम्मीद है आज की इस लेक्चर में आपको वीडियो में डिटेल वाइज मैनेजमेंट समझ आ गई होगी कि आर्टरी फिब्रिलेशन को हमने कैसे मैनेज करना है।